आज हम लोग ऑफिसर एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया जो न्यू बुक है साइंस का क्लास 7th का 7th चैप्टर का नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। परिसंचरण तंत्र बनाती है हृदय, रक्त वाहिनियाँ। तो याद रखना उपयुक्त में से सही कौन सा बताना है। तो याद रखना परिसंचरण तंत्र रक्त वाहिनियाँ और हृदय दोनों बनाता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र है। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन, रक्त का तरल भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है, बीसीजी कहलाता है, ईसीजी, इनमें से कोई ही नहीं। प्लाज्मा, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। निम्नलिखित में से रक्त का कार्य नहीं है, क्या रक्त का कार्य नहीं है? रक्त पाचित भोजन को क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़े से ऑक्सीजन को भरी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तल ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। तो याद रखना इसका हार्मोन का निर्माण, तो हार्मोन का निर्माण यही गलत है जिसका कार्य नहीं है। जैसे क्या है, जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता तो क्या होता? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगते, लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़े से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। लाल रक्त कोशिकाओं में एक लाल रंग का वर्णक होता है जो डायस कहलाता है। याद रखना हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। लाल रक्त में एक प्रकार का कोशिकाएं होती हैं जिसमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का विनाश, ऊर्जा का उपयोग, रक्त का थक्का बनाना। ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन का परिवहन होता है। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त होती है जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है।
हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कीटाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। यह डैश कोशिकाएं होती हैं। क्या कहते हैं? रक्त में ऐसी कोशिकाएं होती जो कीटाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं, डैश कोशिका होती हैं। तो याद रखना, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। क्या होता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। यह कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण बनते हैं? रक्त का थक्का बनना पट्टिकाणु के कारण बनता है। क्या है? रक्त का थक्का बनना पट्टिकाणु। रक्त का थक्का बन जाना उनमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिन्हें पट्टिकाणु प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या है? प्लेटलेट्स पट्टिकाएं कहते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। धमनियों की भित्तियां दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, धमनी और शिरा। शरीर में रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। शिरा में रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। ये ऑप्शन सही है। रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को वापस हृदय में लाया जाता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है जहां ये फेफड़े में जाता है। फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बाहर निकाल दी जाती है। जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है, इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, धमनी और शिरा। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अंततः धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। वे वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएं कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंद दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति स्पंद दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंद प्रति मिनट होती है। स्पंदन मतलब धड़कन, यानी हमारे हृदय का धड़कना जो है 1 मिनट में सामान्य व्यक्ति का 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होता है। पर मिनट 72 से 80 होता है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाएं जहां आप नाड़ी स्पंदन के अनुभव कर सकते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएं कहलाती हैं।
शिराओं में से ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। ये भी सही है, तो इसका आंसर दोनों सही है। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएं कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में से ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानवों में शिराओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह अधिकतर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त ले जाती हैं। इनकी भित्ति मोटी होती हैं, जबकि अभी हम पतली पड़ी, इससे ये गलत हो जाएगा। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर हित होने देते हैं। ये सही है। कोशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। शिराओं को बनाती है जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। 1, 3 और 4 सही है। ये क्या था? फेफड़े हुआ, फुसफुस शिरा हुआ, ये धमनी हुआ, शिरा हो गया, फुसफुस धमनी, कोशिकाएं केशिकाएं। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। याद रखना, वापस हृदय में ले जाते शिराएं कहलाती। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएं कहलाती। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत कैसी होती? पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। रक्त को हृदय की ओर केवल प्रवाहित होने देते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर क्या बनाते हैं? शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। निम्नलिखित में से किस गुहा में मानव हृदय स्थित होता है? पृष्ठीय गुहा नहीं, तो याद रखना, वक्ष गुहा में मानव का हृदय स्थित होता है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का माप लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होती है। हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिलने से कौन रोकता है? कक्षों के बीच दीवार। क्या होता है? हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिलने से कौन रोकता है? तो कक्षाओं के दीवार। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षाओं में बटा होता है। ऊपर 2 कक्षा अलिंद कहलाते हैं, यानी हृदय का जो ऊपर वाले कक्षा 2 होते हैं जो उसे अलिंद कहते हैं, और निचले 2 कक्षे नीले कहलाते हैं। नीचे में जो होता है नीले कहलाते। कक्षा के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। कक्षा के बीच विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त
और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती हैं। हृदय डास का बना होता है, याद रखना, पेशीय ऊतक का बना होता है। हृदय किसका बना होता है? पेशीय ऊतक। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विसंरित करती है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। किस यंत्र का? स्टेथोस्कोप। पूछिए, याद रखना, किस यंत्र का? स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का। हृदय स्पंद ध्वनि को परिवर्तित करने के लिए डॉक्टर द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप यंत्र का हृदय स्पंदन यानी हृदय की धड़कन किस प्रकार 1 मिनट में कितने बार हैं, वो सामान्य मनुष्य का जो है 72 से 80 के बीच होता है। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विसंरित करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विसंरित दोनों मिलकर हृदय स्पंद कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंद जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? हाइड्रा, स्पंजी, केंचुआ। तो याद रखना, ए और बी, हाइड्रा और स्पंजी में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वह उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है, अतः उन्हें परिसंचरण है तो रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। मल के रूप में अपाच्य भोजन का निष्कासन किस नाम से जाना जाता है? यानी मल के रूप में अपाच्य भोजन का निष्कासन किस नाम से जाना जाता है? मल त्याग। क्या? किस नाम से? मल त्याग। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च शोषण के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा, किसके द्वारा? अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब हमारी कोशिकाएं अपनी कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। दोनों कथन जो हैं सही हैं। क्या है? दोनों कथन जो हैं सही हैं।
जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाली अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। वृक्कों से मूत्रवाही से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। इसे मूत्रवाहिनियों में मूत्र संचित होता है। वाहिनियों में मूत्र प्रणाली, जिसे मूत्र पथ के रूप में भी जाना जाता है, में गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग होते हैं। सी नंबर जो है गलत है इसका। यह व्यवस्था गुर्दे में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों मतलब वही गुर्दा, किडनी, जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ यानी किडनी से मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्र जो है मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियाँ नली के आकार की होती हैं। मूत्रवाहिनियाँ जो है नली के आकार होती, मूत्रवाहिनियाँ नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता है। मूत्रवाहिनी में मूत्राशय जमा नहीं होता है। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करना है। सही कथन। स्वेद में जल और लवण होते। स्वेद में मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। दोनों कथन सही है। जो है हमारे मूत्र में जो है 95% जल होता है, 2.5% जो है यूरिया और 2.5% जो है याद रखना अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना स्वेद आता है। पसीना अर्थात स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। सेहत आपके कभी कभी याद रखना, अगर पसीना मुंह में चला जाता है आपको नमक जैसा फील होगा, उसमें नमकीन जैसा फील होगा, लवण टाइप का होगा। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। 24 घंटा में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। पूछेगा वयस्क मनुष्य जो है 24 घंटे में कितना लीटर मूत्र करता है। याद रखना 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे तो उस रक्त को कृत्रिम वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है।
कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव। इस प्रकार रक्त के छनन की विधि को अपोहन डायलाइसिस कहते हैं। अपोहन या डायलाइसिस कहते हैं। सुम्मिलित करना है, क्या करना है? सुम्मिलित करना है। तो याद रखना, मनुष्य उत्सर्जन करते हैं यूरिया। मनुष्य जो उत्सर्जन क्या करते हैं? यूरिया। उसके बाद मछली अमोनिया, पक्षी यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिकाओं के अपशिष्ट उत्पादकों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। मछली जो है यह जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादकों को, कोशिका में जो अपशिष्ट उत्पादक होता है उसे अमोनिया के रूप में किसके रूप में? अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ पक्षी हो गया, छिपकली हो गया, सर्प हो गया, कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं। अर्धघन पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत सफ़ेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। सफ़ेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। मानव के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों में कौन प्रमुख होता है? यूरिया। 23 नंबर क्वेश्चन देखते। पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? याद रखना, जाइलम के द्वारा जो है जल का अवशोषण होता है। उत्तक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों की परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन तक होता है उसे जाइलम कहते हैं। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे जाइलम तथा दारू कहते हैं। जाइलम तथा दारू कहते हैं। सतह पर उपस्थित रंध्रों से डायस के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित होता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाष्पित होता है। सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण, अभिकर्षण, खिंचाव विकसित हो जाता है। यह वैसे ही जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते, स्ट्रॉ से जल का चूषण करते। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण, खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायता करता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक है। ये से वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी में जल का ह्रास होता है। ये दोनों सही है। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं जा सकता है। इनमें से कौन सा कथन जो है 2 और क्या हो जाएगा 3 सभी जो हैं सही है। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिकर्षण विकसित हो जाती हैं। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल को चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। 8वां चैप्टर जो है हम लोग नेक्स्ट डे जो है पढ़ेंगे। 8वां चैप्टर क्या करेंगे दूसरे दिन हम लोग